धुरंधर के बाद मेरी बीवी बहुत परेशान है क्योंकि वो बोल रही है कि यार तुमने मुझे बताया कि नहीं, तो इतने बच्चे तुम्हारे कहाँ से निकल आए, तुम कौन कौन से शहर में गए थे बताओ। देख रहा हूँ कि दुनिया भर मेरे जोक पे हंस रही है, मेरी बीवी तो सर सो व्हाट द बिग डील। तो और घर में भी जो मेरी हालत है वो दो बेटियां हैं, मेरी बीवी है, तो मेरी हालत बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर वाली है। पत्नी के लिए छुछुंदर हूँ दुनिया के लिए धुरंधर, पत्नी के लिए छुछुंदर। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनकी मौजूदगी में मुझे कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी है सर, ये पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या ये लाइनें मैं पढ़ सकता हूं? बिल्कुल सर, इरशाद। सपनों की गठरी कंधों पर डाले, निकल पड़े घर से अपने हौसलों के सहारे, किस्से कहानी आज आपका सब कुछ है चर्चे में, जानना है क्या कुछ छिपा है ये जो है जिंदगी के पर्चे में। श्रीमान श्रीमती के दिलरुबा से लेकर यस बॉस में मोहन का किरदार, छाप आपने ऐसी छोड़ी कि आपको वो सब मिला जिसके आप हैं हकदार। टेलीविजन कहें, थिएटर कहें या फिर बड़ा पर्दा, आपने सर हर जगह पर उड़ाया गर्दा। एक चलते फिरते इंस्टीट्यूशन हो, हर बार कुछ नया सिखाते हो, एक चलते फिरते इंस्टीट्यूशन हो, हर बार कुछ नया सिखाते हो, और कुछ नहीं तो कम से कम फैंटा तो सबको जरूर पिलाते हो। कि जमील मामू के आते ही चंदा मामू सेकंड मामू बन गए, जमील मामू के आते ही चंदा मामू सेकंड मामू बन गए, और बच्चा है तू मेरा बोलकर असली धुरंधर तो आप बन गए। एक कलाकार जो 50 सालों से अपने किरदारों से कभी हमें हंसाए और कभी रुलाए, क्यों ना आज हम अमर उजाला के संवाद में एक बार खड़े होकर उनकी इस कलाकारी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। हम सब मिलकर जरा जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है अमर उजाला संवाद में। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिमांशु जी को, जिनके सौजन्य से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि हम गोवा में मिले थे कोई 1 महीना पहले, तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे, बल्कि मैं कहूँगा इनका प्यार जो है वो बहुत लगता ऊपर से प्यार है लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है। वो प्यार से जो है वो, जैसे मेरा है ना बच्चा तो मेरा बच्चा तो बोल बोल के मैं सेट कर देता हूँ सबको, वैसे ये भी कर देते हैं। तो बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको, और बहुत खुशी है मुझे कि इतना बड़ा अखबार जो है वो अपना स्वर्णिम जयंती मनाने जा रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई अमर उजाला को। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड से कोई कनेक्शन आपका? मैं देहरादून में मैंने बहुत सारा अपना बचपन गुजारा है। मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरी फादर के कज़न, मेरे चाचे, कज़न चाचे, उनकी मेरी फादर की मासियाँ, एक तरह से मतलब मेरी दादी कह लीजिए आप, तो मैं हर साल तकरीबन यहाँ पर आ जाता था। और मेरे ग्रैंडफादर भी यहाँ पर, उन्होंने एक बिज़नेस खोला था, डोई वाला करके एक जगह है यहाँ से कुछ दूर, तो वहाँ पर उन्होंने एक, तो मैं हर मतलब गर्मियों में तकरीबन आ ही जाता था यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मुझे याद है लीची के बाग होते थे, तो उनमें घुस के हम लीचियाँ खाते थे जब तक वो मालिक आके डंडा नहीं मारता था हमको भगाने के लिए। तो ये सब मुझे यहाँ की यादें बहुत मेरी वाबस्ता है मेरे से। तो बदमाशियां आपने बड़ी करी है, मतलब अपने बचपन में हम कह सकते हैं, और अभी भी अपने किरदार के हिसाब से जमील मामू के साथ में आपने सब दिल पर एक नई छाप छोड़ी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कई अरसे से आप काम कर रहे हैं, लेकिन धुरंधर के बाद में जिंदगी कितनी बदल गई? देखिए ये मुझे सवाल अक्सर लोग पूछ रहे हैं आजकल, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरी ज़िंदगी बहुत बार बदली है, एक बार नहीं बदली। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कुछ नहीं था, मेरी 1-2 फिल्में आई थी, एक दिन मैं रोड पे चला जा रहा था, तो कुछ गाड़ियाँ रुकी मुंबई में। लिंकिंग रोड एक बड़ी मशहूर जगह है, बड़ी क्राउडेड मार्केट है, बड़ी फेमस है वो बाज़ार।
तो वहाँ मैं चला जा रहा था तो कुछ गाड़ियाँ रुकी और उसमें से कुछ लोग निकले और तब मोबाइल फ़ोन नहीं था और मेरा ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिया। तो मैं हैरान हो गया, यार ये सडनली क्या हो गया? कल तक तो मुझे कोई नहीं जान रहा था, आज सब मेरा ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हैं? तो मालूम ये पड़ा कि ये जो है ज़िंदगी बहुत बड़ा हिट हो गया है। तो वहाँ से एक लाइफ बदली, लेकिन उसके बाद ऐसा बहुत बार हुआ। कई फिल्में आई, श्रीमान श्रीमती अपने आप में एक बहुत बड़ा कामयाब प्रोग्राम था। लेकिन यह है कि अभी हम धुरंधर के आते आते जो एक रीच है, एक प्रोडक्ट की या फिल्म की एक रीच है, वो पहले जहाँ जाती थी कुछ हज़ारों में, फिर जाने लगी कुछ लाखों में, अब तो जाती है करोड़ों में, पता नहीं कहाँ ख़त्म होती है। आप एक बटन दबाइए और आदमी एक अपना मोबाइल खोलता है तो उसको पूरी दुनिया का पता चल जाता है। तो जो फिल्म बहुत बड़ी हिट है, और इतनी बड़ी हिट है कि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये हिट है या सुपर हिट है या सुपर डुपर हिट है। समझ नहीं आता क्या बोले इसको, क्योंकि लोगों के मन से उतर नहीं रही है। जैसे मैंने कल ही आपसे कहा था कि मुझे एक शख्स मिले अभी एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा मैंने 13 बार देखी है। तो 13 बार देखी तो मतलब 13 बार ये तो नहीं कि एक बार देख ली, 13 बार मतलब बार बार देख रहे हैं वो लगातार। तो सिस्टम में से निकल नहीं रही है। तो एक थोड़ा सा बदलाव तो आएगा ही फिर। मैं ना यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप में से धुरंधर कितने लोगों ने देखी है? हाँ, ऑलमोस्ट सबने धुरंधर देखी है। और जब धुरंधर का जो क्लाइमैक्स आता है, जब आपको पता चलता है कि इनका असली किरदार क्या था, तब क्या आपने भी सीटियां और तालियां मारी थी? अगर हाँ तो एक बार तालियां जरूर मारिएगा इस वक्त हॉल में। सर, आपका एक डायलॉग है, बच्चा है तू मेरा, जी है ना? क्या ऐसा भी हुआ है कि बड़े उम्र दराज लोग आपको आकर के कहते हैं सेल्फी कैमरा ऑन करके, एक बार जरा बोल दीजिए बच्चा है तू मेरा? ये हुआ आपके साथ? सर, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब मुझे लगता है कि एक मेरे से बुजुर्ग आदमी जिसके मुंह में दांत भी नहीं है, पेट में आंत भी नहीं है, सर के बाल पूरे गायब हो चुके हैं, वो मुझे आके बोलता है, राकेश जी मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कौन थे बचपन से यार? तो मैं घबरा जाता हूँ कि ये कब से मुझे देख रहा है। तो हम आज बात कर रहे हैं, धुरंधर के एरा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। जी। उस दशक में जब आप बहुत थिएटर कर रहे थे, टेलीविजन कर रहे थे, उस समय मार्केटिंग वगैरह इतनी नहीं होती थी, वहां पर एक्टर्स को खुद काम करना पड़ता था। और मेरी जब आपसे बातचीत हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी, तो आपने एक किस्सा शेयर किया था दिल्ली की सर्द रात का, जहां पर आप खुद पोस्टर लगा रहे थे। जी 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 जी। तो अगर आप वो हम सारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं मौजूद उनके साथ में शेयर देखिए, करें। वो क्या है कि जब इनिशियली जितने भी लोग थिएटर, अगर कोई यहाँ रंगकर्मी होंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी कि अब तो थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, क्योंकि अखबारों में इश्तिहार दे सकते हैं आप, या और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया तो है ही आपके पास। आप एक पोस्टर वहाँ डाल दीजिए, पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। तो जब हम थिएटर करते थे शुरू शुरू में, तो खुद ही वो पोस्टर छपवाते थे, बड़े बड़े पोस्टर छपवाते थे, और रात को फिर एक हाथ में पोस्टर लेकर, एक मेरा दोस्त स्कूटर चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, ठंड का मौसम है, एक हाथ में पोस्टर है, एक हाथ में वो लेवी का डब्बा है जिससे हम चिपकाएंगे, ब्रश भी है उसके अंदर। तो हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, जगह जगह जहाँ खाली दीवार देख रहे हैं वहाँ पोस्टर लगा रहे हैं कि हमारा नाटक होने वाला है, जी। यू नो। तो ऐसे ही मुझे अभी भी याद है कि प्रगति मैदान जो अभी दिल्ली में वो मंडपम बन गया है, भारत मंडपम, तो तब वो इतना एरिया डेवलप नहीं था, तो वहाँ सुनसान रात थी, अंधेरी रात थी। तो वहाँ पर हमने खाली दीवार देखी और स्कूटर खड़ा कर दिया और पोस्टर निकाल के और डब्बा निकाल के चिपकाने लगे। अब जो नाटक था उसका नाम था जहर, और उसमें मेरी इतनी लंबी दाढ़ी थी और मैं ऑलमोस्ट एक आतंकवादी लग रहा था। तो सामने से एक पुलिस की वैन जा रही थी। पुलिस की वैन ने जब लाइट मारी दीवार पर, उन्होंने देखा कि है जहर और दाढ़ी वाला आदमी, ये तो आतंकवादी है। तो लगता है कोई ये लोग कोई बाहर से आए, एक प्रोपोगेंडा इनका है कुछ, उसको ये पोस्टर लगा रहे हैं। तो उन्होंने आके हमको एक तरफ से एक रिवॉल्वर जैसे निकाल के बोला, हैंड्स अप, कौन है आप लोग? तो हमने कहा साहब, तो हम डर गए। हमने कहा हम तो सर कलाकार है। बोला कलाकार है, ये क्या दीवार पे लगा रहे हैं आप जहर? आप जहर घोल रहे हैं समाज में? हमने कहा नहीं सर, हम जहर नहीं घोल रहे हैं, हमारा नाटक है जहर नाम का।
बोला आप झूठ बोल रहे हैं आप लोग। हमने कहा आप देख लीजिए पोस्टर पे नीचे लिखा हुआ है ये नाटक फलां तारीख को फलाने हॉल में इतने बजे है, ये टिकट यहाँ से मिलेगी, सब लिखा तो हुआ है इसके अंदर। बोला अच्छा अगर ये नाटक है तो इसको सीन करके दिखाओ। तो हमने वहाँ उनके पुलिस के सामने सीन किया, तब हम छूटे वहाँ से। मतलब पुलिस वाले आसानी से नहीं छोड़ते, पहले पूरी उन्होंने तहकीकात करी और जब उनको यकीन हो गया कि हाँ आप ही वो कलाकार हैं जो पोस्टर में दिख रहे हैं, जो एक्ट होने वाला है आप ही कलाकार, उसके बाद में उन्होंने आपको छोड़ा। सर हम आपकी सक्सेस हमने देखी है, आपकी स्ट्रगल की कहानी आप तक सीमित है। आपको मालूम है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है टू बी हियर, टू रीच हियर। आज की जनरेशन, जो हमारी जो जनरेशन है सर, वो बड़ी आसानी से डिप्रेशन में चली जाती है ना। हम कहते हैं हमारा ब्रेकअप हो गया, हम डिप्रेशन में चले गए, हमारे जॉब में हमें किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, हम अलग से तनाव में चले गए। आप अगर हमारे साथ में, हम सारे लोगों के साथ में अपनी लाइफ का एक वो किस्सा शेयर करें जब आपको लगा कि क्या मैं गिव अप कर दूं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे, बने रहे। हर किसी की लाइफ में एक वैसा जी बिल्कुल आता है। एक ऐसा दिन आता है, लेकिन क्या है कि जैसे मैं अपना एक बता रहा हूँ, आपने एक सवाल किया तो मैं बताता हूँ। मैंने ये बात बहुत कम मंचों पे बोली है कि एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास काम नहीं था और पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में डिसाइड की थी कि मैं अपनी जो मेरी लिमिटेशंस हैं या मेरी मजबूरियां हैं वो अपने परिवार तक नहीं जाने दूंगा। मैं मेरे पिताजी को इस बात का, क्योंकि मुझे मेरी माँ नहीं तो मेरी माँ डर जाती, वो घबरा जाती कि मेरा बेटा रात को भूखा सोया, मुझे वापस बुला लेती तो मेरा एम्बिशन खत्म हो जाता। तो मैं कैसे बताऊं अपने माँ बाप को कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर मैं बताऊंगा तो वो मुझे बुला लेंगे वापस, और मुझे नहीं जाना, मुझे अपना एम्बिशन पे फोकस करना। तो एक ऐसा वक्त आया कि बैंक भी खाली है, जेब भी खाली है, और एक मेरे पास अभी भी याद है, और वो उस जमाने में 50 पैसे के 6 केले आते थे। 50 पैसे की 6 केले आते थे, 6 केले, 1 रुपये डजन केले थे। ऐसा वक्त था, आप लोग बिलीव करें या ना करें, ऐसा वक्त था। तो मैंने कहा यार ये सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूं कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये आज की भूख इम्पोर्टेंट है या मेरा करियर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक शेर था जो मैं अपने साथ लेके चलता था हमेशा, एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि माना के लौट के आना है नामुमकिन, माना के लौट के आना है नामुमकिन, घर पलटा बियाबां से बहारें साथ लाऊंगा। क्या बात। तो क्या है कि आपको अगर आप फोकस रखेंगे अपना, तो उस रात को मैं 6 केले खा के सो गया। मैंने कहा सुबह जो होगा देखा जाएगा, अब तो मैं सो जाता हूँ, कल की स्ट्रगल दोबारा शुरू करेंगे कहीं से। फिर किसी से उधार लिया, कुछ किया और शुरू किया। लेकिन ये एक, अगर आप फोकस हटा देंगे अपने मिशन से, तो फिर गिव अप बहुत जल्दी कर देता है आदमी। और गिव अप लेकिन गिव अप करने में एक और छोटा सा मुझे एक आंकलन करना चाहिए अपने आप को कि आप जिस काम को आप परसू कर रहे हैं वो आपको आता है कि नहीं आता है। जी, कई दफा ऐसा होता है कि आप परसू तो कर रहे हैं पर आपको आता नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं एक्टर बन जाऊं पर आपको एक्टिंग नहीं आती। एक आदमी चाहता है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन उसने कभी कोर्स नहीं किया, तो कैसे बनेगा? तो आपको जो काम जिसको परसू कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। तो अब फिर आपको कॉन्फिडेंस वो बात देती है कि नहीं यार तो क्या हो गया ये। और जिस दिन से, ये जो दिन मैं आपको बता रहा हूं, इस दिन से बहुत सारे कलाकार गुजरते हैं, अक्सर गुजरते हैं। लेकिन गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। वो हिंदी में कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, देखिए हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, इस तरह गर्दिशे दौरा को रुलाया मैंने। हर मुश्किल में बस मुस्कुराया हूं मैं, इस तरह जिया जाता है सिखाया मैंने। सर ऑन अ पर्सनल नोट, आप जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिस तरीके से आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आई एम श्योर भाभी जी तो बहुत खुश रहती होंगी, आप उनको बहुत खुश रख पाते होंगे, है ना? जब भी वो उदास होती होंगी, आप उनकी तारीफ में 2 शब्द। यार ये कैसा बेतुका सवाल कर रहा है? कौन से पति के लिए आसान काम है बीवी को खुश करना यार?
मतलब ये ये ऐसा कुआं है कि जिसमें जितना मर्जी डालते रहो कभी नहीं भरता। आपको लगता है कि आज मैंने एक बड़ी महंगी साड़ी ला के दी, इसका मूड ठीक हो जाएगा। मूड ठीक हो जाएगा लेकिन वो 4 घंटे तक, कल फिर नई कहानी। तो ये सब ये बड़ा मुश्किल है ये सवाल करना। हाँ, मेरी मतलब मैं जब ट्रैवल करता हूँ या कहीं होता हूँ या शूटिंग पे होता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर मेरे जोक पे हंस रही है, मेरी बीवी। तो सर सो व्हाट द बिग डील। तो और घर में भी जो मेरी हालत है वो 2 बेटियां हैं, मेरी बीवी है, तो मेरी हालत बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर वाली है। तो सर इस बात से तो आप भी फिर सहमत होंगे, बाकी यहाँ पर जितने लोग हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि दुनिया के लिए धुरंधर बनना आसान है लेकिन अपनी पत्नी के लिए नहीं। पत्नी के लिए छुछुंदर हूं। दुनिया के लिए धुरंधर, पत्नी के लिए छुछुंदर। तो ये जो धुरंधर का जो क्लाइमैक्स वाला सीन था सर, है ना, जहां पर आपको मालूम है कि आप एक बहुत ही मुख्य किरदार में हैं और लोग जो है वो सीटियां और तालियां बजाएंगे, क्या आपने इस बारे में किसी के साथ में शेयर किया था? जब लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा, लेकिन बड़े पर्दे से पहले क्या किसी के साथ में आपने इन सारी चीजों को शेयर किया था? देखिए, मैंने धुरंधर की जो बेस है वो शेयर किया था कि एक स्पाई फिल्म है और एक काफ़ी रियल इंसिडेंट इसमें है। लेकिन ये बात कि मैं जासूस हूँ और बहुत बहुत सालों से वहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये बात सिवाय मेरी पत्नी के किसी को नहीं मालूम थी। किसी को नहीं, एक भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है, मतलब यूनिट के कुछ आदमी छोड़ दीजिए, डायरेक्शन के, प्रोडक्शन के कुछ आदमी छोड़ के, उसके अलावा किसी को ये बात नहीं मालूम थी। ये एंड तक मैंने सीक्रेट रखी। और मुझे अभी भी याद है कि जब हमने इसका प्रीमियर देखा तो मेरी दोनों बेटियां दूसरे हॉल में, प्रीमियर बहुत सारे थिएटर में होता है, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स में अलग अलग थिएटर में चल रही होती है फिल्म, तो मेरी दोनों बेटियां दूसरे थिएटर में थी। तो जब ये वाला सीन आया एंड का तो वो रो पड़ी जोर से, और नॉर्मल नहीं रो रही थी, दे वर हाउलिंग, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था कि हमारा बाप एक तो जासूस निकला, ऊपर से हम इसी एक ही घर में रहते, हमको पता ही नहीं है। हमारे बाप ने हमको बताया ही नहीं कि ये इतना बड़ा ये क्लाइमैक्स ये हमारे इसके कैरेक्टर के हाथ में है, हमारे फादर के, बताया नहीं। तो उनको गुस्सा था, उनको प्यार था, उनको एक एंगर था, एडमिरेशन थी, एक मिला जुला एक रिएक्शन था उनका कि, और गुस्सा इस बात पे था कि क्यों नहीं बताया हमको, क्यों नहीं पता ये बात। फिर मम्मी को पूछा, आपको पता था? बोला हाँ मुझे तो पता था। सर कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के हिसाब से इन सारी चीजों को छिपा करके रखना, लोगों को नहीं बताना, कितना मुश्किल होता है। ऐसे कभी और लगता है ना कि अरे शेयर कर दूं, मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर दूं कि तुमको मालूम है कि इसमें ऐसा होने वाला है? नहीं, देखिए, शुरू में बहुत तकलीफ हुई मुझे। आदित्य धर ने कहा था कि राकेश जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये बात, क्योंकि ये क्या है कि बात निकलती है तो फिर एक से निकलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। वो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी वाली कहानी है। लेकिन मैंने बिल्कुल इसको रोक के रखा है, सिवाय मेरी पत्नी के किसी को नहीं बताया। सही बात है सर। वो प्रीमियर की जब आप बात कर रहे थे तो प्रीमियर जब खत्म होता है तब आप कहते हैं अरे कुछ खाने को लाओ यार, अगर आपको याद हो तो अर्जुन रामपाल या कोई थे जो कहते हैं कि सर आप तो सबको खा गए, अपनी एक्टिंग से आप सबको खा गए। इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट जब आपको सुनने को मिलते हैं, क्या आप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार मैंने तो नहीं, कभी ऐसा आया फील? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट में ऐसा फीलिंग आ जाएगी तो वो एक शेर है कि शोर नदी का नहीं आबशार का है, कि पानी जब गिरता है तो शोर वहां से करता है, जब आप गिरना शुरू करते हैं तो शोर करता है। शोर नदी का नहीं आबशार का है, यहाँ से जो भी सफर है उतार का है। और अगर कोई तुमसे ये कहे कि बच्चा है तू मेरा, अगर कोई तुमसे ये कहे कि बच्चा है तू मेरा, उससे बच के रहो, वो आदमी बेकार का है। क्या बात। तो ये जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था, ये एक कॉम्प्लीमेंट है जी कि आपने अच्छा काम किया है। ये कि आप सबको खा गए तो मैं उस पर मतलब पागल हो जाऊँ, मेरा दिमाग खराब हो जाए कि हाँ मैं खा गया जी, मेरी फिल्म है जी। तो ये तो ऐसा ही है कि अगर हाथी चल रहा है तो उसके नीचे अगर कोई दूसरा जानवर चलता है
उसको सडनली लगना शुरू होता है कि हाथी का भार मेरे ऊपर है, So, हाथी को मैं ही चला रहा हूँ। आपने जो बात कही ना सर, मुझे एक शेर याद आता है जो कहता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी ये यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वाह। परिंदों को मंजिल मिलेगी ये यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो अक्सर बड़े खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। एंड दैट इज व्हाट यू हैव ट्रूली बिलीव्ड इन। थैंक यू जी। बिफोर एक दो और सवाल है सर, उसके बाद में हम इस सेशन को एक या दो सवाल हमारी जो ऑडियंस बैठी है हम उनसे भी लेंगे। तो मेरा सवाल ये था सर, कल जब मेरी आपसे वार्तालाप हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तब आपने कहा था कि आपने हजारों काम किए हैं, हजारों काम किए हैं, लेकिन उनमें से आपने खुद सिर्फ 40-85 शायद मुश्किल से देखा होगा। यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने धुरंधर 2 बार देखी है? एक बार जरा हाथ खड़े कीजिएगा जिन्होंने धुरंधर 2 बार देखी है। आपको यकीन नहीं होगा, जिस इंसान ने इस फिल्म में एक मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ एक बार ही देखा है। सर, जो जवाब आपने मुझे बताया था, मैं चाहूंगा कि आप यहां बैठे हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्यों आप अपने काम को देखने की इच्छा नहीं रखते हैं कि चलो ठीक है, कर लिया, हो गया। वो क्या होता है कि जब आदमी अपना काम बार बार देखता है ना, तो उसको दूसरे लोगों के काम नजर आने बंद हो जाते हैं, उसको अपना ही काम नजर आता है फिर, और ये फिर वो अपने आप से इम्प्रेस होना शुरू हो जाता है। तो मुझे अपने आप से इम्प्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब अगर मैं धुरंधर देखूंगा भी, दोबारा देखूंगा, तो इसलिए नहीं देखूंगा कि मैं उसमें हूँ, मैं एज अ फिल्म देखूंगा उसको कि नहीं यार चलो बहुत दिन हो गए, मुझे धुरंधर एक बार फिर से देखी जाए। तो मैंने 7-8 हज़ार एपिसोड किए होंगे टेलीविज़न के, जैसे आपने कहा, मैंने 50 भी नहीं देखे होंगे अपने दोबारा से। जो काम कर लिया तो कर लिया, कि करने के समय मालूम पड़ जाता है कि हम ये कैसा काम कर रहे हैं जी, तो वो मालूम पड़ जाता है। तो एक सवाल ये है सर, आपका एक थिएटर शो है जो मेरे ख्याल से शायद 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया वो चले आ रहा है, मसाज, है ना? क्या बात है इस प्ले में कि ये 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, इट्स स्टिल रिलेटेबल। अभी भी आप शोज करते हैं, इसके हॉल भर जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। क्या है इस शो में जिसमें आप खुद 23 से 24 किरदार प्ले करते हैं 2 घंटे के? सिर्फ आप सोच के देखिए, एक किरदार जो मंच पर आता है वो अगले 120 मिनट के अंदर में 24 नए किरदार अपने साथ लेकर के आता है। ये बड़ी काबिल तारीफ बात है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक बार जरा जोरदार तालियां हम सबकी तरफ से बनती है सर। देखिए, वो नाटक जो है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के महानतम नाटककार, बल्कि दुनिया के महानतम नाटककार श्री विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ है, और वो एक सोलो, मतलब वन एक्टर प्ले है, मोनोलॉग जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो है। तो उसमें 24, तो एक मैं अभी वो कैसे उसका असर होता है कैसा नहीं होता ये तो आपको देख के ही मालूम पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि मैंने अभी बहुत सालों से कर रहा हूँ। देहरादून में भी मैं कर चुका हूँ, अभी हाल में मैंने किया था 2-3 महीने पहले। तो हमेशा ही एक मंत्रमुग्ध जैसा होता है, उसमें ऑडियंस हो जाती है। और क्योंकि जब शुरू होता है तो सब हैरान होते हैं कि यार एक आदमी ऐसे कैसे हमको बांध के रखेगा, लेकिन जब समय खत्म होता है तो लोग अरे बाप रे 2 घंटे निकल गए, पता भी नहीं चलता है। और मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, मेरी कुलीग, हमारी इप्टा में कुलीग है मेरी निवेदिता मोहंत्याल। हम लोग यहाँ पर हैं, निवेदिता जी है कि आपकी उत्तराखंड की हैं और बहुत अच्छी कलाकार हैं, और यहाँ से इन्होंने कई फिल्में भी की हैं। तो मैं भी पूछूंगा यहाँ पर क्या कर रही हैं आज। शी इज़ सरप्राइज टू मी दैट शी इज़ हियर। और हम साथ में इप्टा में हमारा एक थिएटर ग्रुप है, बहुत साल से हमने नाटक कर रहे हैं, कई नाटक मेरे लिखे हुए 1-2 नाटक भी किए हैं इन्होंने। तो थिएटर एक अजीब सा एक जोन है, एक मंच है जो मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि हमेशा एक्टर जो है अलाइव रहता है और उसको बहुत ज़िंदगी के तजुर्बे मिलते हैं, बहुत, जो उसको शायद अगर सिर्फ फिल्म करेगा या सिर्फ टीवी करेगा तो इतना नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप थिएटर करते रहते हैं तो आपको रोज़ एक नई समस्या सामने आती है, रोज़ उसका सोल्यूशन आपको करना पड़ता है। सर, इसी शो को लेकर के मेरा आखिरी सवाल है इस मंच से। मसाज का एक शो था
जो आप किसी एक निजी बैंक के लिए, प्राइवेट बैंक के लिए कर रहे थे दोहा में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। और वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। इस शो को और भी कई जगह पर स्टैंडिंग ओवेशन मिले, लेकिन वो जो स्टैंडिंग ओवेशन था वो अलग था। वो राकेश बेदी जी के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रह गया। क्या है वो किस्सा, अगर आप हम सबके साथ शेयर करें। वो एक बड़ा इमोशनल सा एक मोमेंट है। ऐसे मोमेंट एक्टर की लाइफ में आते हैं तो फिर वो भूलता नहीं है। तो एक 5 स्टार होटल का जैसे बैंक्वेट हॉल होता है, तो राउंड टेबल लगे होते हैं, उसके ऊपर 10 कुर्सियां लगी होती हैं, लोग देख रहे होते हैं नाटक। तो दोहा में था, तो जब मैं शो कर रहा था तो नाटक खत्म हुआ, लोग खड़े हुए, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, और सडनली मैंने देखा कि एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी उम्र उस समय तकरीबन 75-80 साल की होगी, वो बड़ी मुश्किल से चेयर पे चढ़े खुद, टेबल पे हाथ रख के, और फिर चेयर्स पे चढ़ के खड़े होकर टेबल पे चढ़े और ताली मारने लगे। तो जो लोग मुझे देखकर ताली मार रहे थे वो मुझे भूल गए, उनको देखने लगे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये बड़ो मेरी तारीफ खा गया यार। लेकिन मेरे मन में ये भी था कि यार ये तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं मुझे, अंकल ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, एक अलग तरीके का कॉम्प्लीमेंट है, जो उनकी बॉडी में कुछ केमिकल लोचा हुआ है, जो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दे रहे हैं। तो फिर जब मुझे लोग भूल गए, उनकी तरफ भागे, क्योंकि अब उनको उतरना भी था। तो चढ़ तो गए, उतरने की काबिलियत नहीं थी उनके अंदर, उतरना चाह रहे थे, लेकिन अगर वो खुद उतरते तो गिर जाते। तो लोगों ने, सबने मिलकर उनको हाथ दिया, उनको उतारा नीचे, उनको बिठाया, पानी वानी पिलाया। लेकिन मैं एज एन एक्टर, मैं मंच पे खड़ा हूं, सोचिए यहां पर मेरे सामने ये किस्सा हो तो मेरे मन में क्या बीतेगी। मेरे मन में ये एक तो ये था कि यार ये रिएक्शन क्यों दिया, इसके पीछे क्या है, ऐसा मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई आज कि एक 80 साल का आदमी ने इतनी हिम्मत की। तो जब बाद में एक मुलाकात का समय होता है सबके साथ, मीट एंड ग्रीट टाइप्स, तो वहाँ वो अंकल थे। मैंने कहा सर आपने जो रिएक्शन दिया उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, ऐसा रिएक्शन मुझे मेरे काम पे कभी नहीं मिला। लेकिन ये एक अजीब आपके अंदर क्या हुआ। तो मसाज जो कहानी है वो एक हैप्पी लूजर की कहानी है कि एक आदमी अगर हारता भी है ना, तो कैसे जिंदगी को कैसे हारा जाए, कि ठीक है हार गया तो हार गया यार, ठीक है। तो कॉमेडी है, जैसे चार्ली चैपलिन भी एक हैप्पी लूजर है, तो ये भी एक हैप्पी लूजर की कहानी है। तो उन्होंने कहा राकेश जी मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ा परेशान हूं, मैं फाइनेंशियली जीरो हो चुका हूं, फैमिली वाइज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, सब मुझे छोड़ गए हैं, पैसे की बड़ी दिक्कत है, जिंदगी की दिक्कत है, हेल्थ वाइज परेशान हूं, मैं सुइसाइड की कगार पे आ गया हूं। और आपका नाटक मैंने देखा और मैंने इरादा बदल लिया, अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा। तो आप सोचिए कि अब ये अगर आप नाटक करेंगे तभी आपको ऐसे रिएक्शन मिलेंगे ना। एक कलाकार जो है वो अपनी कला से लोगों को इतना मोटिवेट एंड प्रोत्साहित करता है कि एक इंसान जो सुसाइड की कगार पे खड़ा था, उसने सोचा कि जिंदगी को जीना है तो अलग तरीके से जीना है। दोहा में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उनके इस शो को, और मैं चाहूंगा कि आज यहां पर अमर उजाला के संवाद में हम सारे मिलकर के इनकी कला के लिए, इनकी अदायगी के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन जरूर दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी ऑल स्टैंड टुगेदर एंड अपलॉज फॉर द जेंटलमैन हु इज सिटिंग हियर विद अस, जिन्होंने अरसों से हम सबको एंटरटेन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अमर उजाला संवाद में आए और आपने हम सबके साथ में इतनी सारी खुशियां और इतनी सारी कहानियां शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश बेदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण और राकेश जी आपका। बस आपसे चंद लम्हे और इस मंच पर हम चाहेंगे, आपने एक बहुत चर्चित डायलॉग बोला है, और कई बार ये होता है कि कोई एक पारी किसी खेल की कई बार बहुत सारे इतिहास पर भारी होती है, वैसे वो एक डायलॉग है जो बहुत सारी चीजों पर हावी हो जाता है। हम सोच रहे थे सत्र का नाम ही रख दें कि बच्चे हैं हम आपके। एक्चुअली मैं बताऊं, धुरंधर के बाद मेरी बीवी बहुत परेशान है क्योंकि वो बोल रही है कि यार तुमने मुझे बताया कि नहीं, तो इतने बच्चे तुम्हारे कहाँ से निकल आए, तुम कौन कौन से शहर में गए थे बताओ।